हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। चलिए समझते हैं मजदूरी के बारे में। मजदूरी जैसे कि आप सोचते हैं लोग दिहाड़ी देने जाते हैं, किस लिए? मजदूरी के लिए। मजदूरी का मतलब होता है अगर आपने कहीं पर कोई काम किया, उस काम के बदले में जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है प्रतिफल स्वरूप, ठीक है ना, आपके काम परिश्रम के बदले में जो पारिश्रमिक होता है वही नॉर्मली क्या होता है, मजदूरी कहते हैं। लेकिन इसको डिटेल से समझना है कि इकोनॉमिक्स में मजदूरी का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम तो यही कहेंगे काम के बदले में दिया गया प्रतिफल वही मजदूरी होता है। मजदूरी के अंतर्गत आपका वेतन भी आ जाता है। वेतन जो होता है ना, एक रेगुलर होता है ना, नियमित तरीके से दिया जाने वाला, संगठन को दिया जाने वाला प्रतिफल। लेकिन मजदूरी ये मान के चलते हैं कि श्रम के बदले में, दिहाड़ी के बदले में, परिश्रम के बदले में मिलने वाला तो यहाँ पर हमें समझना है कि मजदूरी यानी कि बेज, इंग्लिश में बोलते हैं वेजेस, बेज, ठीक है ना। मिनिमम मजदूरी, जो मिनिमम बेज दर होता है ना, जो रेट होता है वो किस तरह से तय किया जाता है, कौन सा आधार होता है, तो इसके पहले में मजदूरी का अर्थ समझना पड़ेगा। और मजदूरी को निर्धारण के लिए कई सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों की बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। लेकिन आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल मजदूरी के बारे में। मजदूरी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन उससे पहले मजदूरी के अर्थ को समझ लेते हैं। मैं हूं नकुल सर, ठीक है, ढाली सर भी आप कह सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर, नकुल ढाली टाइप कीजिए, फेसबुक आएगा, उसमें मुझे फॉलो कीजिए, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मजदूरी के अर्थ को। मजदूरी के अर्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फिलहाल मजदूरी का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि परिश्रम के बदले में मिलने वाला प्रतिफल मजदूरी होता है। तो यहाँ पर मजदूरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है संकुचित दृष्टिकोण से, संकुचित अर्थ, और दूसरा होता है विस्तृत अर्थ, यानी कि थोड़ा ब्रॉड मैनर में, ठीक है। अब इन दोनों की में किन किन शास्त्रियों ने किस किस तरह से एक्सप्लेन किया है वो भी समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकुचित अर्थ में। अगर हम संकुचित अर्थ में मजदूरी को देखें तो क्या है, संकुचित अर्थ में प्रोफेसर बेनहम ने क्या किया है कि मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। कहने का मतलब होता है कि मजदूरी क्या है, मुद्रा के रूप में, मुद्रा यानी कि पैसों के रूप में दिए जाने वाला भुगतान होता है, जो कि ओनर और स्वामी यानी कि ओनर और उसके किसके बीच में, जो काम करने वाला सेवक होता है, मजदूर होता है, मजदूरों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के आधार पर जो भी मुद्रा में उसको दिया जाता है, काम करने के बदले जो कुछ भी दिया जाता है वो जो है मजदूरी होता है। प्रोफेसर बेनम ने कहा, ध्यान में रखें, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर केवल और केवल मौद्रिक भुगतान ही होना चाहिए, कि मुद्रा के रूप में तो दिया जाता है। काम किया, मान लो एक दिन की दिहाड़ी उसकी तय हो गया कि 500 रुपये ही मिलेगा, तो ये 500 रुपये उसकी मजदूरी कही जाती। इसी चीज़ को प्रोफेसर जीड ने भी एक्सप्लेन किया है। जीड ने क्या कहा है कि साहसी द्वारा भाड़े पर प्राप्त किए गए श्रम की कीमत का भुगतान, साहसी मतलब ओनर, जो बिजनेस को रन करता है, जो किसी फर्म को चलाता है, वो अगर उसको काम कराने के लिए किसी की श्रम को अगर भाड़े पर लेके आया है, किराए पर लेके आया है, तो उस श्रम के बदले में जो भी कीमत वो अदा करता है, भुगतान करता है, उसी को क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर किसी की काम के कराने के बदले में आप क्या दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना धन दे रहे हैं, यानी कितनी मौद्रिक भुगतान कर रहे हैं, वही क्या है, मजदूरी। ये संकुचित अर्थ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल ये पता जा रहा है कि काम के बदले में मुद्रा में, रुपए में किया गया भुगतान। लेकिन हम सबको पता है कि जरूरी नहीं है कार्य के बदले में केवल मौद्रिक भुगतान ही होता है। मौद्रिक भुगतान के साथ साथ बहुत सारे भुगतान होते हैं। चलो वो तो हम आगे समझेंगे, ठीक है ना, कि मजदूरी के प्रकार कितने हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, संकुचित अर्थ को और थोड़ा समझ लेते हैं कि संकुचित अर्थ को अगर सही से समझा जाए तो संकुचित दृष्टि के अनुसार जो मजदूरी है ना, उसमें क्या चीज़ है कि मजदूरी का भुगतान केवल और केवल मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। ये संकुचित दृष्टिकोण बताए कि मजदूरी का भुगतान केवल पैसों में होता है, रुपए में होता है, इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में नहीं होता। दूसरा, मजदूरी केवल भाड़े के मजदूर को ही दिया जाता है, कि जिनको, जैसे मैं काम करा रहा हूँ, मुझे किसी को काम कराना है, मैं मजदूर लेके आ गया, भाई काम कर दे, बदले तुझे पैसे, वही मजदूर है। इसका मतलब होता है, मजदूरी का मतलब होता है जो किराए पे काम करने के लिए आता है। यहाँ पर अगर मैं अपना खुद के खेत में खुद ही काम कर रहा हूँ तो मैं मजदूर नहीं हुआ, ठीक है ना। एक दुकान का स्वामी तो किसी को रखा नहीं, लेकिन खुद ही दुकान को ऑपरेट कर रहा है, तो वो मजदूर हुआ नहीं हुआ। इस दृष्टिकोण तो ही कहता है, क्योंकि केवल भाड़े पर जो मजदूर दिया जाता है, मजदूरों को दिया जाता है, वही मजदूरी हो गया। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में, इस अर्थ में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं। अगर विस्तृत अर्थ में देखा जाए,
विस्तृत अगर अर्थ में देखा जाए, थोड़ा सा और समझते हैं इसको पहले इस विस्तृत। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि मजदूरी केवल भाड़े के मजदूर पर दी जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मजदूरी का मतलब होता है प्राप्त किया गया भुगतान या दिया गया भुगतान। जो दुकानदार होता है भाई, उसकी भी तो कोई कीमत होती है ना, तो वो मजदूरी में नहीं आता क्योंकि भुगतान नहीं होता, इसलिए इसमें समझ। लेकिन विस्तृत अर्थ थोड़ा अलग होता है। विस्तृत अर्थ के रूप में मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने कहा है श्रम की सेवा के लिए दी गई कीमतें, इसका कहीं पर ही मौद्रिक भुगतान नहीं आया। श्रम की सेवा के लिए दी गई कीमतें मजदूरी है। अगर किसी ने काम किया है, चाहे वो एक दिन का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, एक साल के है, उसके काम के बदले में आपने जो भुगतान किया है, चाहे वो भुगतान धन के रूप में हो, चाहे वो भुगतान भोजन के रूप में हो, चाहे वो भुगतान मकान की जैसे आपके यहाँ पर कोई मजदूर काम करने वाले गया मेरे यहाँ पर रह ले फ्री में, चाहे वो भुगतान कपड़े के रूप में, किसी भी रूप में अगर आपने उसके श्रम के बदले में कुछ पेमेंट किया है, वो सब कुछ सबका टोटल मजदूरी होता है। इसलिए इसको विस्तृत, क्योंकि इसमें सभी चीज़ को मिलाकर रखा जाता है। सेलिंगमैन ने भी कहा है श्रम का वेतन मजदूरी है, श्रम के बदले में किया गया भुगतान, और भुगतान किसी भी रूप में हो सकता है। संकुचित यही बताता है कि यही बताता है कि मौद्रिक भुगतान होना चाहिए, और जो भाड़े पर काम करने के लिए आता है वो। लेकिन यहाँ पर कह श्रम का मजदूरी, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो भाड़े पर आ रहा है या खुद अपना काम करे, उसके बदले में जो कुछ भी कीमतें होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? मजदूरी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? दिमाग में जोर नहीं डालना है, आराम से समझना है। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप अपने डाउट्स को राइट कीजिए, लिख भेजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगर विस्तृत अर्थ में मजदूरी की अगर चीज़ों को समझे तो विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है समझना है। पारितोषण का मतलब प्रतिफल, क्या क्या मिलता है। तो विस्तृत अर्थ में 3 प्रकार की श्रमिकों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, संकुचित अर्थ में केवल भाड़े के मजदूर आता है। इसमें देखिए नंबर 1, वे श्रमिक जो अपना शारीरिक अथवा मानसिक श्रम बेचते हैं, मतलब जो किसी के अंडर में जाके फिजिकली या मेंटली किसी के अंडर में रह के काम करते हैं और काम के बदले में भुगतान पाते हैं, पहले तो वे। दूसरा, वे स्वतंत्र कर्मचारी जो अपनी सेवाओं का शुल्क लेते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील। कुछ डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो अपनी सेवाएं देते हैं, सेवा देने के बदले में भुगतान लेते हैं। डॉक्टर आपकी इलाज करता है, बदले में परामर्श शुल्क लेता है। वकील आपकी हियरिंग करता है, बदले में पेमेंट लेता है। तो ये लोग भी क्या होते हैं, इनको जो प्राप्त हो रहा है इनके काम सेवाओं के बदले में, वो भी मजदूरी का ही एक स्वरूप होता है। ध्यान में रखना, ये मत कहिए कि वो मजदूरी नहीं, वो भी मजदूरी है। और नेक्स्ट है, व्यवसाय और प्रबंधक को जो अपने व्यवसाय की देखरेख स्वयं करते हैं उनको प्राप्त होना, क्योंकि व्यवसाय में मजदूर ही काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, डायरेक्टर काम करते हैं, ओनर खुद काम करते हैं। उन काम के बदले में जो कुछ भी उसको प्राप्त हो रहा है, उसका जो भी शुल्क होता है, उसका जो कुछ भी भुगतान होता है, वो भी मजदूरी है। इसका मतलब होता है 3 प्रकार की चीज़ें। नंबर 1 क्या है? नंबर 5 वो जो किसी के अंडर में काम करता है, उस काम करने के बदले पेमेंट लेता है। नंबर 2 जो अपनी सेवाएं खुद देता है, बदले में सेवाओं का चार्ज लेता है, वो। नंबर 3 जो पूरे बिजनेस को रन करता है, संभालता है, व्यवसाय की देखरेख करता है, उसके बदले में भुगतान प्राप्त करता है, वो भी मजदूरी का स्वरूप है। तो ये विस्तृत अर्थ में हुआ, केवल भाड़े में लाए गए लोग वही मजदूरी, सब कुछ काम करने के बदले में जो कुछ बचा है, कोई भी काम करे, किसी प्रकार का काम करे, कुछ मिलता है, तो बेटा वो मजदूरी है। ठीक है। अब मजदूरी को अगर सिंपली समझा है कि मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है, कि मजदूरी मतलब श्रम के बदले में पाया गया पुरस्कार है, जो मनुष्य को परिश्रम के बदले में दिया जाता है, चाहे वो प्रति घंटे के रूप में दिया जाए, चाहे वो प्रति दिन के रूप में दिया जाए, चाहे वो समय के अनुसार दिया जाए, चाहे कोई भी समय हो, उसका जो भी भुगतान हो, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो, चाहे वो वस्तुओं के रूप में हो। ठीक है ना, ये दोनों रूप में हो सकता है। मुद्रा मतलब पैसों में, और वस्तु का मतलब होता है मकान हो सकता है, यहाँ पर कपड़े हो सकते हैं, यहाँ पर ठीक है ना, भोजन हो सकता है, आने जाने का किराया हो सकता है, कुछ भी जो कुछ भी दिया जाता है। नॉर्मली अगर एक लाइन में आपको मजदूरी की बात बतानी है, देखिए यहाँ पर एक लाइन में देखा, 1 लाइन स्टेटमेंट है, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। ठीक है, श्रम के बदले प्रयोग के लिए दी गई कीमत, यानी कि किसी को आप अपने यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, चाहे खुद का क्यों ना हो, अगर आपने श्रम लगाया है उसके बदले में जो कुछ भी भुगतान किया है वही मजदूरी है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मजदूरी के प्रकार। मजदूरी को बेसिकली 2 प्रकार में बांटा गया है, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी।
यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी का मतलब क्या है? मौद्रिक यानी कि नगद, मतलब किसी भी काम के बदले में अगर आपने मुद्रा के रूप में कोई भुगतान किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक मजदूरी के कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी मजदूर को उसके श्रम के बदले में मुद्रा के रूप में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे ही हम नगद मजदूरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अगर हम आगे बात करते हैं इसकी, ठीक, मौद्रिक भुगतान के बारे में, मौद्रिक मजदूरी के बारे में, तो आगे अगर बात करें इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पारिश्रमिक 8 घंटे काम कर रहा है, कोई कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। तो 8 घंटे काम करने के बदले में अगर उसको 500 रुपये दिए जा रहे हैं तो ये मौद्रिक या नगद मजदूरी है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा स्वरूप वास्तविक या असल मजदूरी। मतलब वास्तव में क्या एक तो मुद्रा में तो मिलता ही मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविक मजदूरी का तात्पर्य नगद मजदूरी की उस क्रय शक्ति से है जो वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकती है। थोड़ा सा डाउट गलत लिखा गया, यहाँ पर क्रय वर्ड होगा, क्रय कर सकती है। और ऐसी मजदूरी में उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है जो नगद मजदूरी की अतिरिक्त मिल जाती है। मतलब आप मौद्रिक मजदूरी के साथ में रुपए के साथ साथ काम करते हुए जो कुछ भी अलग से प्राप्त करते हैं उन सब का टोटल वास्तविक मजदूरी होता है। जैसे आप काम कर रहे हैं और काम करने के बदले में आपको एक मकान के मालिक ने दे दिया कि रहने के लिए कि रहो, क्योंकि आप दूसरी जगह रहेंगे तो आपको किराया जाएगा, यहाँ पर बिना किराए पे रह रहे हैं। आपको राशन दिया जा रहा है, आपको बिना चिकित्सा पैसे के आपकी चिकित्सा हो रही है, बोनस दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, तमाम आने जाने के लिए गाड़ी दी जा रही है, कपड़े दिए जा रहे हैं। अगर ये सब कुछ आपको मिलता है तो इसका मतलब वास्तविक मजदूरी बराबर हो जाता है नकद मजदूरी प्लस अन्य सुविधाएं। इन सबको मिला के वास्तविक मजदूरी बनती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मजदूरी के प्रकार हो गए। अब जो मजदूरी होती है एक्चुअल में कैसे निर्धारित होती है, उसके पीछे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कहने का मतलब होता है वास्तविक मजदूरी के निर्धारण के तत्व कौन कौन से होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रियल वेजेस। नंबर 1, मजदूरी की क्रय शक्ति। मजदूरी की क्रय शक्ति का मतलब ये हुआ कि जो मजदूरी है उस मजदूरी के जो श्रमिक श्रम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उस कार्य के बदले में उसकी उत्पादकता कितनी है। उत्पादकता जिसकी जितनी ज़्यादा होती है उसकी मजदूरी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2, वास्तविक मजदूरी के अंदर ये भी आता है कि उसके अन्य क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। क्या उसको शिक्षा की सुविधा दी जा रही है अलग से, क्या उसको चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। तो अगर ये सब अलग से मिल रहा है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अतिरिक्त आय प्राप्त करने वाले अन्य स्रोत। बात यह है कि जो मजदूर कहीं पर काम कर रहा है ये देखा जाता है क्या उसको किसी दूसरे स्रोत से आय की प्राप्ति तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो भी वास्तविक मजदूरी उसकी बढ़ जाती है। दूसरे स्रोत का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप किसी दुकान के अंदर काम करते हो। एक मान लीजिए आप एक मेडिकल में काम करते हो, मेडिकल में दिन भर में आपने सामान बेचा, बदले में आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही, जबकि ओनर ने आपने कह रखा है कि मेरे जाने के बाद जो भी कस्टमर आपके पास आएगा, कुछ बीमारी की दवा देनी है, बीमा आपने उसके जो कॉस्ट के अलावा जो भी प्रॉफिट होगा वो आप ले लेना। इसका मतलब होता है दवा के अलावा जो प्रॉफिट वो उसका है, तो जितने कस्टमर को वो देखेगा उसके बदले में जो ओवर प्राप्त हो गया वो उसका हो गया, वो उसकी सैलरी के साथ हो गया। इसका मतलब उसकी एक्स्ट्रा सोर्स हो गया। ठीक है, कार्य का स्वभाव कितना है। अगर कार्य सरल होता है, कार्य जो है आसान होता है, एक जैसा होता है तो मजदूरी की दर कम हो जाती है। कार्य का स्वभाव थोड़ा रिस्की होता है, जोखिम भरा होता है, तो ऑटोमेटिक मजदूरी भी उसकी बढ़ जाती है। कार्य की नियमितता, अगर कार्य कभी कभी होता है, लगातार कार्य होता है तो वास्तविक मजदूरी की दर क्या होती, थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कार्य की अनियमितता होती है, कभी कभार कार्य होता है तो वास्तविक मजदूरी उसकी क्योंकि अलग से बोनस वगैरह उसको देना पड़ जाता है। इसके अलावा भविष्य में उन्नति की आशा, अगर लगता है कि मजदूर जो कार्य कर रहा है उससे भविष्य में उत्पादकता बढ़ेगी या आने वाले समय में उससे प्राप्त प्रतिफल की प्राप्ति ज़्यादा होगी, ऐसे में मजदूरी की दर भी आपकी बढ़ जाती है, सुविधाएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि भविष्य में उसका प्रयोग करते हुए आय की अर्जन करना है। व्यवसाय का व्यय, किसी भी व्यवसाय का व्यय, फालतू व्यय यानी कि जो जितना ज़्यादा होगा वास्तविक मजदूरी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि व्यवसाय का व्यय करने का मतलब ये हुआ कि आपके पीछे व्यवसाय की तरफ ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, प्रशिक्षण का समय और लागत,
प्रशिक्षण का समय अगर ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होता है, तो वास्तविक मजदूरी कमी आ सकती है, क्योंकि अन्य सुविधाएं में कमी कर दी जाएगी। आश्रितों को अगर रोजगार दिया जा रहा है, सामाजिक सम्मान भी होता है, तो ये सभी जो है वास्तविक रोजगार को वास्तविक मजदूरी को आपको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया इसके निर्धारक तत्व। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मजदूरी में अंतर विविधता। जो अंतर विविधता का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कि एक जैसे काम करने वाले कई लोगों की सैलरी, कई लोगों की जो मजदूरी है वो अलग अलग होती है। भले ही काम एक जैसा कर रहे हो, एक जैसा कार्य होता है, लेकिन अलग अलग लोगों की सैलरी भी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। जब एक जैसी नहीं होती है तो क्या करेंगे, जब एक जैसी नहीं होती है तब क्या करेंगे, तब प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है कि मजदूरी को इंट्रो और उनके कर्म के मुख्य में 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि मजदूरी को उनके किसके आधार पर, कार्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें बाजार में अप्रतियोगी समूह का पाया जाना पहला ग्रुप, सामान्यीकरण अंतर दूसरा, और तीसरा हो गया असामान्यीकरण अंतर। और इसमें क्या क्या आता है, यही चीज़ें हैं जो बताता है कि मजदूरों की मजदूरी अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, नंबर 1, श्रम बाजार में अप्रतियोगी समूह का पाया जाना। अप्रतियोगी मतलब ऐसे समूह जो प्रतियोगिता में नहीं है अलग से। तो सबसे नंबर 1, साधारण आमदनी के श्रमिक। ऐसे श्रमिक जो साधारण आमदनी के होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, आगे काम मिलना है काम होगी, तो ऐसे मजदूरों की मजदूरी थोड़ी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि नॉर्मल काम करने वाले इनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा अनुभव नहीं होता है, सामान्य कार्य करने वाले होते हैं, इनके पास कार्य करने का कोई विशेष अनुभव नहीं होता है, कोई विशेष इनके पास प्रशिक्षण नहीं होता है। तो इन लोगों की जो इन श्रमिकों की जो मजदूरी है वो भी सामान्य होता है। अर्धकुशल। अर्धकुशल श्रमिक का मतलब होता है ये वे श्रमिक होते हैं जो, अर्धकुशल का मतलब होता है जिनको कार्य करने का एक्सपीरियंस है, भले वो कहीं से ट्रेनिंग ना लिया हो, लेकिन इनके पास कार्य करने का अनुभव होता है। तो इनकी सैलरी पहले वाले ग्रुप से थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर इसको कहा 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, तो इनको उनसे ज़्यादा 15 या 20,000 के आसपास की सैलरी मिली। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कुशल होते हैं या शिक्षित होते हैं, क्योंकि शिक्षित और कुशल होने का मतलब ये हुआ इनके पास कार्य का अनुभव भी है, कार्य करने की ट्रेनिंग भी ली हुई है, साथ ही कार्य को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसे में इनकी मजदूरी ऑटोमेटिक क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन पर कार्य का दारोमदार, इनके ऊपर उनका उत्तरदायित्व जो है ज़्यादा आ जाता है। ऐसे में इनकी सैलरी मान लीजिए उनसे कई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है उच्च शिक्षा प्राप्त योग व्यवसाय प्रबंध, जैसे MBA वाले स्टूडेंट्स हो गए, BBA वाले हो गए, CA हो गए, CS हो गया, तो ऑटोमेटिक इनकी सैलरी, इनकी जो मजदूरी दर होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके पास एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही स्किल होता है। क्योंकि साधारण आदमी से पढ़ा लिखा आदमी कार्य को अलग तरीके से कर सकता है, स्किल वे में कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है, लागत में कमी होती है, इफिशिएंसी होती है, क्वालिटी बढ़ती है। तो ऐसे में ये अप्रतियोगी समूह है जो आपस में प्रतियोगिता नहीं, लेकिन स्किल के अकॉर्डिंग सैलरी कम या ज़्यादा होती है। समझ में आ गया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी है सामान्यीकरण अंतर। सामान्यीकरण अंतर का मतलब होता है इक्वलाइजेशन डिफिसिट। अगर मान लीजिए व्यवसाय में स्किल्ड लोग ही आए, स्किल्ड लोग ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अंतर होता है, स्किल्ड लोगों में भी अंतर होता है। कैसे, प्रशिक्षण व्यय का अंतर। अगर किसी को एक्स्ट्रा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसी को लिए ज़्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है, किसी को कम, ऐसे में कम ज़्यादा के हिसाब से भी उनकी सैलरी अलग हो जाती है, बदल जाती है, उनका बेस रेट जो होता है जरूर अलग होता है। व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव। अगर कोई व्यवसाय मतलब 2 व्यवसाय, A वाला और B वाला, A जो है कंटिन्यू रन कर रहा है, इसमें को, और B कभी लाभ में आ रहा है कभी घाटे में, ऐसे में इन दोनों व्यवसाय में लगी हुई मजदूरी, A में उनकी मजदूरी ज़्यादा होगी, B वाले की मजदूरी कम हो जाएगी। व्यवसायों का स्वभाव कैसा है, कुछ व्यवसाय एक ही कार्य होते हैं, लेकिन एक का होता है समाज की सेवा करना, तो अगर ये समाज की सेवा है तो लाभ कम होगा, ऐसे में इनके यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी कम होगी। और दूसरे का होता है लाभ प्राप्त करना, इसके लिए लाभ अधिक प्राप्त करेंगे, ऐसे में इनकी जो है मजदूरों की मजदूरी भी कम होती है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होती है। व्यवसायों का स्थायीपन। स्थायी व्यवसायों की मजदूरों की मजदूरी जो होती है क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, और जिन्हों कभी लगता है कभी उनकी थोड़ी कम हो जाती है। कार्य की अवधि जो जितना लंबे समय का होता है उसकी मजदूरी थोड़ी कम होती है, और जितना कम समय का होता है उसकी मजदूरी जबकि काम कराना होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सामान्यीकरण के आधार पर हो गया। नेक्स्ट है
असामान्यीकरण अंतर, इक्विलाइजिंग डिफरेंसेस, बाजार की अपूर्णताएं। अगर बाजार में अपूर्णता पाई जाती है, ठीक है ना, बाजार में एक जैसी स्थिति नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में भी मजदूरी का अंतर हो जाता है। अगर शक्तिशाली श्रम संघ, मान लीजिए श्रमिकों का जो संघ होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है और अपनी बात मनवाना आता है, तो ऐसे में शक्तिशाली श्रम संघ की श्रमिकों की मजदूरी ज़्यादा होती है, जबकि जिनका कोई संघ नहीं होता है या फिर वो आगे बात नहीं रख पाते, उनकी मजदूरी थोड़ी कम हो जाती है। भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता, भौगोलिक स्थिति जिसकी जितनी खराब होती, खराब सर्कमस्टेंस में काम करने के लिए आपको अधिक सैलरी मिलती है, अधिक मजदूरी मिलती है, ठीक है ना। व्यावसायिक अगर ऊपर नीचे है, व्यवसाय में कठिन कार्य होता है तो भी मजदूरी थोड़ी बढ़ जाती है। सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं, श्रमिकों का गुणात्मक अंतर की बात करते हैं। कई तरीक़ों से, कई सेंस में जो है सामाजिक गतिशीलता, समाज में जो है आपकी स्थिति अच्छी है, समाज में अगर जो है अच्छी रेपुटेशन बनानी है तो यहाँ पर मजदूरी बढ़ जाती है, यानी कि जो निम्न कैटेगरी के लोगों की मजदूरी भी कम हो जाती है। श्रमिकों का गुणात्मक अंतर, जो श्रमिक अधिक उत्पादकता प्राप्त करके देता है उसकी मजदूरी बढ़ जाती है, जिन श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है उसकी मजदूरी कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दूसरी बात है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और कमेंट करके अपने डाउट मुझसे पूछिए, उसका 100% सॉल्यूशन